everyone. Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm in chat if you all can hear me? All right. Thank you, Sakina, Nazishan, Hamza, Abir, Ibrahim, and the rest for your kind confirmation. अच्छा जी, तो our today's topic of discussion is waves. आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is waves, and this is where the second term actually begins. ठीक है, मिड्स ब्रेक के बाद हमने डिफॉर्मेशन कर लिया. इफ देयर इज एनीवन हु हैज मिस्ड दोस क्लासेस, तो वो ड्राइव आई थिंक आप सबसे शेयर्ड है, वहां से आप अपनी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं और उसको कवर अप कर सकते हैं. वेज में आई वुड पर्सनली एडवाइस कि यार कोशिश करना क्लासेस मिस ना करो, लाइव अटेंड करो सारी, ऑन कैंपस ऑनलाइन जैसे भी क्लासेस हो रही हैं. ट्राई टू अटेंड ईच एंड एवरी क्लास, और मिस हो जाए तो उसकी भी रिकॉर्डिंग तो आप देख ही सकते हैं. बट दिस इज अ ट्रिकी टॉपिक, और दिस टॉपिक is more about developing fundamental understanding, you know, like बड़ा चैप्टर है, और जितना अच्छा हम इसकी बेसिक्स को समझेंगे, जितना अच्छा हम इसकी फंडामेंटल्स को समझेंगे, ऑटोमेटिकली पानी लगेगा क्लास, उतना हम बेहतर इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को समझ सकेंगे. मैं लिटरली आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने तमीज से पहले हफ्ते अपने वेव्स के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स मेरे साथ सही से समझ लिए ना, तो आगे जाके वो टॉपिक्स जो आमतौर पर लोगों को बहुत मुश्किल लगते हैं, आपको ये समझ नहीं आएगा कि लोगों को ये टॉपिक मुश्किल क्यों लगते हैं. लाइक वो आपको इतने मजे से समझ में आना शुरू हो जाएंगे, ऑन अ कंडीशन कि आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें. तो देखिए, when I was at your age, in fact a little younger than you, बात करते हैं वो टाइम जब हम ओ लेवल्स की एज में थे, तब we were taught mass, weight and density, we were taught kinematics, we were taught dynamics. ये टॉपिक्स पढ़ के ना मजा आता था, लाइक आसान भी लगते थे, काफी लॉजिकल लगते थे, थिंग्स यूज्ड टू मेक सेंस, and by far physics was my favorite subject, until on one fine evening my teacher started teaching waves. और एकदम से 2-3 क्लास के बाद ही I started feeling my relationship with physics to be a little toxic. और मैंने कहा यार ये कुछ गड़बड़ लगी थी, ये क्या है यार, मतलब एकदम से ना मुश्किल होना शुरू हो गई. And I'll be very honest, the problem with waves was कि यार मुझे ना कभी भी इसकी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होती थी. फिर थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, फिर टीचर ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया, वो भी नहीं समझ आया, बहुत फारिग समझ आया. अच्छा, ओ लेवल्स की अच्छी बात ये होती है, समझ आए ना आए ए स्टार सबका है, सही है. लाइक फॉर्मूला आप सब याद करो, मोटी मोटी पास्ट पेपर की इक्वेशंस याद करो, पिछले 3 साल के पेपर सॉल्व करके जाओ, सबका ए स्टार आएगा, सही है. तो जिस तरह आप सबका है उस तरह मेरा भी आया था. बट प्रॉब्लम कहां पर हुई, जब हम ए लेवल्स में आए, तो वी न्यू कि भाई यहाँ पर ना ये 2 नंबरियां नहीं चल सकती है. We need to make sure that our concepts are like crystal clear. अगर हमारे concepts crystal clear है तब तो लाइफ सेट है, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी. अगर मैं आप अच्छा, वेव्स से मेरी नाराजगी क्या थी, वेव्स से हर बार मेरी नाराजगी यही रहती थी कि यार कोई मुझे एक बार सही से एक्सप्लेन कर दे व्हाट इज अ वेव, कोई मुझे प्रिसाइजली समझा दे कि भाई ये होती है वेव, उसके बाद जाओ इसकी डेप्थ में, मुझे कोई मसला नहीं है. आप एम्पलीट्यूड पढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी पढ़ा रहे हो, वेवलेंथ पढ़ा रहे हो, ये बता रहे हो, वो बता रहे हो, शमाटा इतनी डेप्थ में जा रहे हो, लेकिन ना every day somewhere I feel like I am not strong in the fundamentals, and I'm yet not able to understand what a wave is.
तो आप जितनी भी डेप्थ में ले जाओ, मैं हमेशा अपने आप को डिस्टर्ब्ड ही फील करूंगा। एंड इन माय टीचिंग करियर आई हैव फाउंड द सेम इश्यूज विद द स्टूडेंट्स आई हैव टॉट, कि सर वो फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं होती, आगे आगे इतना लंबा लंबा कहानियां चल रही होती हैं। और इवेंचुअली मैंने कहा ना, आगे जाके भी जब सही इन डेप्थ टॉपिक्स आएंगे ना, तो वो तो आपको बहुत परेशान करेंगे इफ यू आर नॉट स्ट्रांग इन द फंडामेंटल्स। अभी मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैं आपसे कहूं यार डिफाइन वेव, वेव को डिफाइन करो कि व्हाट इज अ वेव, तो आप क्या बोलोगे? आप सबकी चैट ओपन है और आप आराम से मुझे मैसेज करें व्हाट इज अ वेव। यहां भी लोग अगर कोई सजेस्ट करना चाहे व्हाट इज अ वेव। जारा मंसूर कहती है सर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट मैटर, a spread of disturbance, vibration, change in direction of particles। और बोलो और बोलो और बोलो और बोलो, ये डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, और इनमें से शायद ही कोई गलत बोल रहा है, बोल रहे सभी सही है। बट व्हाट आई पर्सनली फेल्ट के these are not enough। transfer of energy due to motion, a disturbance in a medium transferring energy। सही है। अब आप देखिए what I'm trying to explain is कि waves transfer energy through a medium, particle oscillate करता है, वाइब्रेट करता है, ये होता है, वो होता है। These are some of the keywords that we use to explain wave, ताकि तभी तो ये सबके दिमाग में बैठा हुआ है और सब ये बात बोल रहे हैं। बट there are multiple keywords that are used to explain wave, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उन keywords को कनेक्ट करना। अब देखिए आपकी क्लास के 5-10 मिनट जाएंगे, लेकिन एक बहुत अहम किस्सा है जो बहुत जरूरी है, जो वेव्स पढ़ाते हुए पहली क्लास में सुनाना बहुत जरूरी है। अगर वो ना सुनाए तो ऐसा लगता है कि वेव्स अधूरा रह गया। तब आप सुने भाई, व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था। अच्छा एक बात तो आप लोग समझ लें कि मुझे नहीं पता आपको आपके ए लेवल के टीचर्स कितने पसंद हैं और कितने नहीं पसंद हैं, बट दिस इज ए लेवल्स इज गोइंग टू बी द लास्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू एंजॉय क्वालिटी टीचिंग। ये मुझसे कहीं लिखवा, बिकॉज द मोमेंट यू विल एंटर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में मोस्ट लाइकली आप जब क्लास में जाते हैं तो आपका एक ही पर्पज होता है, और वो होता है अटेंडेंस लगाना। क्योंकि बिना अटेंडेंस के आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठ नहीं सकते, वरना पढ़ाई आपने खुद करनी है। हो सकता है यूनिवर्सिटी के 40 कोर्सेज में से कोई 2 टीचर ऐसे मिल जाए जो वाकई थोड़ा बहुत पढ़ा देते हो क्लास में, वरना यूनिवर्सिटी में टीचर का काम होता है टॉपिक बताना। सही है। या बच्चे का काम होता है टीचर से टॉपिक का नाम निकलवा लेना, सर बस टॉपिक बता दें, इतना तो एहसान कर ही दें सर आप। सही है, बाकी हम खुद ही पढ़ लेंगे। तो मैं थर्ड ईयर में था, मैं आखिरी डेस्क में लिटरली जमाई ले रहा था और नींद के नशे में गुप्त था, और एकदम से टीचर ने बोर्ड पे एक टॉपिक लिखा, स्टेट स्पेस इक्वेशन। क्या लिखा? स्टेट स्पेस इक्वेशन। और वो टॉपिक लिखते ही टीचर ने कहा कि भाई ये टॉपिक मैंने खुद कभी नहीं पढ़ा, मैं चाहता हूं कि इस क्लास में कोई बच्चा इस टॉपिक के बारे में पढ़े और उसकी आके हम सबको प्रेजेंटेशन दे, ताकि हम सबकी नॉलेज में इजाफा हो। अच्छा यूनिवर्सिटी में कॉमन है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं, हर टीचर की अपनी एक स्पेसिफिक रिसर्च होती है, जरूरी नहीं है कि वो कोर्स में जो पढ़ा रहा हो वो सब आता हो। तो टीचर बड़ा ओपनली बोल देते हैं भाई ये मैंने भी नहीं पढ़ा, आप लोग खुद से पढ़ लेना, या कोई बच्चा इस तरह से पढ़कर आ जाए और हमें प्रेजेंटेशन दे। पता नहीं क्या था, मैं कौन सी नींद में था या कौन से उसमें था, मैंने एकदम साथ उठाया, सर आई विल गिव द प्रेजेंटेशन। क्योंकि टीचर ने बोला था कि जो प्रेजेंटेशन देगा उसको मैं 10 मार्क्स बोनस दूंगा सेशनल्स में। मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए 10 मार्क बहुत हुआ करते थे उस जमाने में ना। मैंने कहा अबे 10 मार्क, ये तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी। टीचिंग वीचिंग में वैसे ही करता था थोड़ी बहुत, तो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ने से इतनी टेंशन थी, मैंने कहा क्या सामने आगे कुछ ना कुछ बोल ही के चले जाएंगे हम। द टीचर वॉज वेरी अम्यूज, अरे वाह पाशा साहब आप लेक्चर देंगे, जबरदस्ती इन्होंने। उसी दिन उन्होंने डेट भी डिसाइड कर लिया, इस दिन आपकी प्रेजेंटेशन है। डन है भाई, मैंने भी टॉपिक का नाम नोट किया, वापस हो गया।
फिर जब मैं घर गया और रात 9-10 बजे जब मेरी होश बहाल हुई, तो मैंने ना इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया स्टेट स्पेस इक्वेशन। गूगल पे भैया क्या नहीं मिलता, उस जमाने में चैट जीपीटी तो नहीं था, लेकिन गूगल भी बहुत है। 2 घंटे तक मैंने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा, मस्त मस्त पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। पूरे 2 घंटे हो गए, कसम खा रहा हूं एक लफ्ज समझ नहीं आया। और अब मेरी परेशानी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हो गया था कि यार भरी क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है, एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा है, क्या प्रेजेंटेशन दूंगा। फिर मुझे याद आया कि यार अब तो यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में आ गए, इतने टीचर्स से पढ़ लिया है, किसी भी टीचर के पास चला जाता हूँ, किसी को तो आता होगा। तो अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी में हर वो टीचर जिससे मैं पढ़ चुका था उनके रूम में गया, सर मिस मैं एक परेशानी में हूँ, मुझे आप प्लीज ये टॉपिक पढ़ा देंगे। किसी को भी नहीं आता था, सबने मना कर दिया। आप सोचे मैं इतनी टेंशन में आ गया, मैंने कहा यार ये बुराई ले ली है मैंने, तो गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन मेरे पास टोटल एक मोटिवेशन थी, वो ये कि मुझे जिस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देना है सर को वो टॉपिक नहीं आता है। सर को वो टॉपिक और बच्चों को तो आता ही नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे सिर्फ एक चीज की जरूरत थी और वो थी कॉन्फिडेंस का। मालिक अगर ये आ गया ना तो कोई मसले की बात ही नहीं है। तो मैंने फुल टाइम हिम्मत किया। और पता है तुम लोगों को पता है विंडोज में एक ऑप्शन होता है स्निपिंग टूल, इतना प्यारा ऑप्शन होता है, ऐसे कच करके कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो। इंटरनेट पे 200 वेबसाइट थी, पता नहीं सब में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, कहीं से कुछ उठाया कहीं से कुछ उठाया, 25 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बना दी, आती एक भी स्लाइड नहीं है। अच्छी बात ये थी कि क्लास के जितने ही बच्चे थे ज्यादातर से मेरी सलाम दुआ बहुत अच्छी थी, तो सेटिंग बहुत टाइट थी। सेटिंग टाइट ये थी कि पूरे हाउस फुल था। जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन थी, आपका भाई फुल फेस वॉश से मुंह धो के पहुंच गया वहां पे। प्रेजेंटेशन में अच्छी बात ये होती थी कि जैसे ही 2 स्लाइड गुजरता था ना, एक बच्चा खड़ा होके कोई बेतुका सवाल पूछता था, जिसका मैं एक बहुत ही बेतुका जवाब देता था, और वो डील हुई भी होती थी। और उसके ओवर एक्टिंग के 20 रुपए काटता था, क्योंकि वो एंड में बोलता था, मैं कुछ भी जवाब तो बोलता था, दैट मेक सेंस, सही है, और बोल के बैठ जाता था। अब आप सोचो मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ जिससे मुझे कुछ भी नहीं पता मैं क्या बता रहा हूँ, सही है, आवाम सुन रही है मेरी मोहब्बत में, और फिर हर 10 मिनट में एक बंदा खड़ा होकर सवाल पूछता है जिसका कोई सर पैर नहीं है। फिर मैं उसको उसका जवाब देता हूँ, उसका भी कोई सर पैर नहीं है। और जब उस पर वो बोलता है ना दैट मेक सेंस, तो सबसे ज्यादा उस क्लास में परेशान था हमारा टीचर, क्योंकि वो कह रहा है सबको समझ आ रहा है, मुझे ही समझ नहीं आ रहा है, सही है। खैर ये पूरा शो बहुत जबरदस्त चल रहा था और मेरी प्रेजेंटेशन बहुत ही कामयाबी के साथ खत्म होने वाली थी। लेकिन याद रखिएगा हर क्लास में, हर इंजीनियरिंग की क्लास में पहली 2 डेस्कों में बैठी कुछ खवातीन होती हैं जिनकी जिंदगी में बहुत मसाइल होते हैं। उनसे किसी का हंसता बसता खुशहाल घर बर्दाश्त नहीं होता कि गरीब आदमी है उसको फ्री के मार्क्स मिल लेने दे दो, नहीं। तो मेरी क्लास से भी फ्रंट डेस्क पे 3-4 खवातीन बैठती थी। मैं उनके सामने से भी नहीं गुजरता था, क्योंकि अगर मैं उनके पास से गुजरूं तो मैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाता था। वो अल्लाह पाक ने उनको अलग दुनिया से भेजा था। वो आपस में जितनी मुश्किल बातें कर रही होती थी, और वो नहीं होता था पूरी क्लास जब सो रही होती थी तब 3 बच्चे टीचर से लड़ रहे होते थे, नहीं सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, मैंने कल किताब में पढ़ा था ये ऐसे नहीं ऐसे होता। वो बच्चे थे भाई। उनमें से एक ने हाथ उठाया, आई हैव अ क्वेश्चन। ये तो स्क्रिप्ट में ही नहीं था। ये जैसे ही उसने हाथ उठाया ना, आप बिलीव करो वो सवाल पूछ रही थी और मैं अदल कुर्सी पढ़ रहा था। मैंने कहा अल्लाह मियां अगर ये शुरू हो गई ना तो ये तो जो करेगी मेरे साथ ये तो तू ही जानता है। तो उन्होंने सबसे पहले ही सवाल पूछा मुझसे, और से सुनना। उसने कहा मिस्टर पाशा कैन यू स्केच द वेव फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखो बेटा, मुझे वो इक्वेशन पढ़नी नहीं आती है, मैं उसकी वेव फॉर्म कैसे बनाऊं, उसका ग्राफ कैसे बनाऊं। उस वक्त एकदम से मेरा शैतानी दिमाग काम किया और मैंने काउंटर क्वेश्चन मार दिया। मैंने कहा आई वुड डेफिनेटली स्केच द वेव फॉर्म इफ यू टेल मी व्हाट इज अ वेव। अब देखो तुम चैलेंज कर रहे हो क्लास के टॉपर को, सही है। वो सीधे होके बैठ गई।
उसने बोला आजा बेटा अभी तुझे बताती हूँ व्हाट इज अ वेव। तो उसने एकदम से झटके में जवाब दिया व्हाट इज अ वेव का क्या मतलब है। वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। लेकिन उस वक्त तक मेरा शैतानी दिमाग बहुत ऊपर जा चुका था। जैसे ही उसने बोला कि वेव्स ट्रांसफर एनर्जी है तो सभी बोलते हैं, तो मेरे हाथ में ना ऐसे मार्कर था या क्या था, मैंने कहा लेट्स से ये एक लकड़ी है जिसमें आग लगी और मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, तो क्योंकि मैं इसको लेकर चल रहा हूँ और इसमें आग लगी हुई यानी एनर्जी को लेकर चल रहा हूँ, इसका मतलब मैं वेव हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। तो उसने एकदम से बोला नहीं नहीं यू आर नॉट अ वेव, आपने तो बोला वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। उसने बोला नो, वेव्स में होती है वाइब्रेशन। तो मैंने बोला अच्छा अगर मैं ऐसे ऐसे चलना शुरू हो रहा हूँ, सही है, तो अब तो मैं वाइब्रेट भी कर रहा हूँ और एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा है, तो अब मैं वेव बन गया। आप बिलीव करें उसने 4-5 तरीके से वेव समझाने की कोशिश की और हर बार मैंने उसको काउंटर आर्गुमेंट से गलत प्रूफ किया कि आप वेव समझा नहीं पा रहे हो। 4-5 अटेम्प्ट के बाद आई टर्न टुवर्ड्स माय प्रोफेसर एंड सेड सर सिंस शी herself doesn't know what she's asking, her question should be exempted. The professor actually exempted her question. I got 9 out of 10 on my presentation. उसके बाद जब मैं घर आया ना, खुश तो मैं बहुत था, लेकिन उस दिन एक चीज मेरे को समझ में आ गई, इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर नॉट एबल टू explain what is a wave, and that is a problem. That is a problem because even the best of the best are not able to explain what a wave is. How can you expect कि फिर ये हमारी क्लास के जो नॉर्मल बच्चे हैं जो एक आम जिंदगी जीते हैं, जिनका 2.5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ वाला चश्मा नहीं लगा हुआ और वो एक एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, वो बेचारे वेव को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो जब मैं टीचर बना ना, तो फिर मेरी जिंदगी का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जब मैं वेव्स पढ़ाऊंगा ना तो मैं जरा सही से पढ़ाऊंगा, and I will make sure my students get the best understanding of the fundamentals of a wave. समझ रहे हो? Now to develop that fundamental understanding, I had to go through a lot of books. और वो सारी किताबें पढ़ने का कोई पर्पज ये नहीं था कि बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ूं मैं उसमें से, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता था कि यार बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस किताब ने फंडामेंटली वेव को एक्सप्लेन कैसे किया है, कि जब मैं किसी को एक्सप्लेन करूँ तो उसको तसल्ली हो जाए कि हाँ पहले तो मेरे को समझ आ गया व्हाट इज अ वेव, अब आओ घुसो जितना डेप्थ में जाना है। तो हमारे पहले 3-4 लेक्चर इसी पर बेस्ड होंगे, जिसमें वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ अ वेव, द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव, कि आखिर वेव होती क्या है। और जब हम उसमें क्लियर हो जाएंगे ना, तब हम देखेंगे कि भाई हमारे सिलेबस में क्या है और हमें आगे जाके क्या पढ़ना, वो आपको इतने आसान लग जाएंगे कि इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा, मजा। तो जब मैं डिफरेंट किताबों से कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके जमा करना शुरू किया, तो एक चीज मैंने हर जगह पाया, जो अभी यहाँ पे भी मेजोरिटी बच्चों ने कहा कि वेव्स ट्रांसफर, वेव्स का क्या काम है, एनर्जी को ट्रांसफर करना। बट अगेन दिस इज नॉट सफिशिएंट, दिस इज नॉट इनफ, सिर्फ इतने से में नहीं हो पाएगा, हमें इससे आगे जाना पड़ेगा। एक चीज थी जो मैंने किसी किताब में पढ़ा और आई फेल्ट कि यार इसको पढ़ते ही ना मेरी वेव्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो गई। वो एक लाइन थी लेकिन बड़ी प्यारी लाइन, कहता है एवरी वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस वन और अनदर टाइप ऑफ वेव। खत्म। इस पूरे यूनिवर्स में जब कभी भी कोई वाइब्रेशन हो, जब कभी भी कोई डिस्टरबेंस होगी, उससे किसी ना किसी किस्म की वेव जरूर पैदा होगी। हमें लगता है कि शायद वेव पैदा होगी गिटार के सितार बजाने से, या किसी स्ट्रिंग में या किसी पानी में वेव पैदा करने से, या कोई सुरीली आवाज गाने से। नहीं 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 नहीं, कोई भी डिस्टरबेंस हो। अभी हम इस क्लास में बैठे हुए हैं, कोई हिल रहा है, कोई डुल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर डिस्टरबेंस किसी ना किसी किस्म की वेव प्रोड्यूस कर रही है।
डिस्टर्बेंस एज स्मॉल एज आपकी पलकों का चपकना, उससे भी एक वेव प्रोड्यूस होती है। देखो वो अलग बात है कि जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो वेव तुम डिटेक्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तुम उसे देख सकते हो, सुन सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, वो सेकेंडरी है। इस रूम में न जाने कितने किस्म की वेव्स होंगी जो शायद आज तक डिस्कवर भी नहीं हुई है। एक वेव थी ग्रेविटेशनल वेव, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने मरने से पहले प्रेडिक्ट किया था कि एक वेव होगी जो शायद, जिसमें उसने उम्मीद जाहिर की थी कि मुश्किल है कि दुनिया में लोग इतने काबिल हैं कि शायद वो उसको डिटेक्ट कर सकेंगे। उसके मरने के कोई आराम से 60-65 साल बाद वो वेव डिस्कवर हो गई, डिटेक्ट हो गई, ऑब्जर्व हुई, उसके बेसिस पर इमेजिंग हुई। तो देखो हम आमतौर पर जो वेव्स पढ़ते हैं ना, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, ये क्या कहते हैं, वेव्स इन स्ट्रिंग, ये गिने चुने 4-5 वेव्स हैं जो, क्योंकि वो इजीली ऑब्जर्वेबल है, नजर आ जाते हैं या सुनाई दे देते हैं, तो उस पर बात करना आसान होता है। बट इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि भाई यही वेव्स है। इन रियलिटी द कॉन्सेप्ट इज कि इस यूनिवर्स में जब भी कोई डिस्टरबेंस होगी, इस यूनिवर्स में जब भी कोई डिस्टरबेंस होगी, इट विल प्रोड्यूस वन और अनदर टाइप ऑफ, there are various types of waves, each carrying a type of energy. Typical example of waves are sound waves, light waves, waves on a string, radio waves, जो शायद आपने सारे नाम सुने, and so on. Waves such as sound waves and waves on a string that require a medium or a material medium are called mechanical waves. देखिए एक चीज समझ ले, अभी तो इनफैक्ट पूरे लेवल्स में हम जब भी आपसे कहेंगे ना वेव्स, तो वेव्स का मतलब होगा आमतौर पर मैकेनिकल वेव्स। शुरू में भी वेव का मतलब मैकेनिकल वेव्स ही था, अंटिल मैक्सवेल नामी साइंटिस्ट ने एक अनोखी वेव डिस्कवर की जो बिना किसी मीडियम के भी एग्जिस्ट कर सकती थी, जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शायद आपने वो लेवल्स में भी सुना हो, बट उसको अलग ही पढ़ाते हैं, उसका एक अलग से चैप्टर है। आमतौर पर वेव्स का मतलब वही वेव्स है डेट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, जो कि बिना मीडियम के प्रोपोगेट नहीं हो सकती, और हम अभी उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एंड वी कॉल दोज वेव्स एज द मैकेनिकल वेव्स। हाँ, उसके अलावा कुछ ऐसी भी हैं जिनको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे, उनकी टेंशन नहीं लो। एंड विल अंडरस्टैंड कि आखिर कैसे वो प्रोपोगेट कर जाती हैं बिना मीडियम के। तो लाइट एंड रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट डू नॉट नेसेसरली रिक्वायर अ मीडियम। यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं? अभी तक टेक्निकली मैंने कुछ भी नहीं बताया, अभी तो मैं बस वेव्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मुझे ये बता दो, आप सबको मेरी आवाज तो आ रही है ना, पर्टिकुलरली टू द ऑनलाइन कम्युनिटी लिसनिंग टू मी? अब आइए थोड़ा सा वेव्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये है एयर के मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? एयर के मॉलिक्यूल। ये सरपाशा, और ये पेंडुलम लगा हुआ है ना हमारे गले में, ओसोफेगस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बायो में? जो भी होता है वो जैसे नहीं कर रहा होता है। अरे पेंडुलम होता है ना एक हमारे गले में, जैसे ऐसे वाइब्रेट करता है जब हम बोल रहे होते हैं। एपिग्लॉटिस जो भी बोलते हैं उसको, हम उसको पेंडुलम बोलते हैं फिजिक्स में, सही है। वो ऑसिलेट करता है ना भाई, उससे आवाज पैदा होती है, सही है। हाँ हाँ, वॉइस बॉक्स जो भी उसका नाम है। होता ये है कि भाई मैं बहुत फंडामेंटल करके समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत गौर से सुनना। ये हिलता है थोड़ा सा, जिससे आवाज निकलती है। Every disturbance produces one or another type of, so there is a disturbance inside that produces my सुरीली voice, ठीक है। तो जब साउंड किसी मीडियम में प्रोपोगेट करता है, जब आवाज निकलती है किसी मीडियम के थ्रू, आप अगर उस मीडियम को गौर से देखें, अभी तो ये इस हाल में जब मॉलिक्यूल्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलमोस्ट इक्विडिस्टेंट है। वैसे एयर के मॉलिक्यूल्स को हम देख नहीं सकते नेकेड आई से, इवन माइक्रोस्कोप से, बट अभी अज्यूम करो उसके अलग तरीके होते हैं एयर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को असेस करने के।
बट अभी अज्यूम करो तुम्हारे पास कोई सुपर नेचुरल पावर है जिससे तुम एयर मॉलिक्यूल्स को देख सकते हो, सही है ना? तो जब साउंड इस एयर मॉलिक्यूल से, इस मीडियम से गुजर रही होगी, तो दिस इज हाउ द मीडियम विल लुक लाइक। क्या मतलब ये कि आप देखेंगे सर, देयर विल बी अ रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अ हाई प्रेशर रीजन, देन अ लो प्रेशर रीजन, देन अ हाई प्रेशर रीजन, देन अ लो प्रेशर रीजन। और अगर आप इस साउंड को इसी तरह मोहब्बत भरी निगाहों से देखते रहेंगे इस मीडियम को, और इसमें कंटिन्यूअसली साउंड आगे जा ही रहा होगा, तो आप देखेंगे कि वो रीजन जहां पर प्रेशर हाई था वहां पे एकदम से थोड़ी देर बाद प्रेशर लो हो जाएगा, और जहां पे प्रेशर लो था वहां पे प्रेशर हाई हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको पता है कि इन रीजन्स को क्या कहते हैं। वो जो हाई प्रेशर रीजन है उसे कंप्रेशन कहते हैं, और वो जो लो प्रेशर रीजन है उसे क्या कहते हैं? रेयरफेक्शन कहते हैं। ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन की स्विचिंग हो रही होती है। अभी यहाँ पे कंप्रेशन है और यहाँ पे रेयरफेक्शन है, थोड़ी देर बाद यहीं पर रेयरफेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा। लेकिन ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का बनना सिर्फ उसी वक्त तक है, सिर्फ उसी वक्त तक है जब तक के साउंड इस मीडियम से प्रोपोगेट कर रहा है, एज लॉन्ग एज द साउंड इज पासिंग थ्रू द मीडियम। जैसे ही आवाज गुजर गई, सर पाशा की सुरीली आवाज निकल गई, अब पीछे से और कोई आवाज नहीं आ रही, देयर इज नो वेव थ्रू दिस मीडियम, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं मीडियम वापस उसी अपनी असल हालत में आ चुका है। Now the question is, sir, what explains this? How do we explain this? ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन का बनना कैसे एक्सप्लेन करें? तो ये ऐसे एक्सप्लेन करें कि होता ये है कि जब किसी मीडियम के थ्रू साउंड प्रोपोगेट करता है, तो पहले तो एक सोर्स है, बिकॉज एवरी वेव नीड्स अ सोर्स, एवरी वेव नीड्स अ डिस्टर्बेंस। जब तक कि डिस्टर्बेंस, एक ऑसिलेशन नहीं होगी, तो जब तक कि फोर्स ऑसिलेट नहीं करेगा, वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। वेव का मतलब क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर। अब एनर्जी निकलेगी, जब एनर्जी मीडियम से निकलेगी ना, तो मीडियम के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ऑसिलेट करना शुरू हो जाएंगे। वो साउंड यानी एनर्जी के साथ, वेव के साथ आगे नहीं जाएंगे, बल्कि वो सिर्फ ऑसिलेट करें। ऑसिलेट कैसे करते हैं? अगर वो इस तरह से ऑसिलेट करें, लाइक ये एयर के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं और ये पार्टिकल्स इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, तो जब पार्टिकल्स करीब आते हैं तो कंप्रेशन होता है, फिर जब दूर जाते हैं तो इधर रेयरफेक्शन, दूसरी तरफ कंप्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस कंप्रेशन रेयरफेक्शन का चलता रहेगा, चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि साउंड इस मीडियम से प्रोपोगेट हो रहा है। तो पार्टिकल्स ऑसिलेट होते रहेंगे, कंप्रेशन रेयरफेक्शन के कंटिन्यूअस रिपीटेड पैटर्न्स बनते रहेंगे, और एनर्जी का मस्त ट्रांसफर चलता रहेगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वो सारी बातें हैं जो मैं रख के साउंड पे बता रहा हूं, बट दिस डज नॉट हैपन ओनली फॉर साउंड वेव्स, बल्कि व्हेन अ वेव प्रोपोगेट्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट, ये सारी वेव पर ये चीज एप्लीकेबल है, बट द मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव विद द वेव। The molecules of the particles keep vibrating as long as the energy is being transferred. The vibration of particles stop when the transfer of energy has stopped. What we discussed till now. और अभी ना सारे आप सब जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे भेज रहे हो ना, भेजते रहो, मैं वो सारे क्वेश्चन मुझे नजर आ रहे, जरा मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर मैं जरा आपके क्वेश्चंस लूंगा। तो व्हाट आई डिस्कस्ड इज कि भाई फॉर एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई सर पाशा ने यहाँ से बोलना शुरू किया, तो यहाँ पे एक सोर्स था जिसने वाइब्रेशन की, उससे क्या हुआ? साउंड प्रोपेगेट होने का मतलब एनर्जी का ट्रांसफर होना शुरू हो गया। एनर्जी आ, क्योंकि एक डिस्टर्बेंस थी ना, डिस्टर्बेंस जब भी होगी वो किसी ना किसी किस्म की वेव प्रोड्यूस करेगी। वेव प्रोडक्शन का मतलब क्या? एनर्जी का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा थ्रू द मीडियम। एनर्जी मीडियम से गुजरेगी, और जो रास्ते में पार्टिकल्स होंगे ना, मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे? वो ऑसिलेट करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। वो एनर्जी के साथ साथ आगे नहीं चले जाएंगे, एनर्जी आगे चले जाएगी। पार्टिकल सिर्फ क्या करेंगे? दे आर जस्ट गना ऑसिलेट, दे आर जस्ट गना वाइब्रेट। फिर क्या होगा? एनर्जी एनर्जी आगे निकल जाएगी, पार्टिकल्स वहीं रह जाएंगे। पार्टिकल सिर्फ उसी वक्त तक ऑसिलेट करते रहेंगे जब तक कि उनके थ्रू एनर्जी गुजर रही है, बट वंस द एनर्जी हैज पास थ्रू देम, द पार्टिकल्स विल कम बैक टू देयर
ओरिजिनल पोजीशन या उसी हालत में वापस आ जाएंगे जैसे थे। तो साउंड में क्या होता है, एनर्जी आ रही थी, पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे थे, पार्टिकल्स एक दूसरे से करीब आ रहे, दूर जा रहे, इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल्स करीब आ रहे तो करीब आने की वजह से हाई प्रेशर नहीं, लाइक हाई डेंसिटी हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो रहा है, ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ लो प्रेशर रीजन डेवलप हो रहा है। फिर जब करीब से दूर जाएंगे तो फिर दूसरी तरफ हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाएगा और बीच में लो प्रेशर रीजन। तो इस तरह से कंसेक्यूटिव लाइक कंप्रेशन रियरफेक्शन कंप्रेशन रियरफेक्शन के पैटर्न्स बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा अभी देखते रहिएगा, एक और एग्जांपल समझना जरूरी है, आपका जरा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार आई वेंट टू मालदीव विद माय फैमिली, आप लोग भी सबसे एंड में जाइएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स arguably one of the most beautiful places in the world, the beaches and the waters are just too good। हम ऐसी बीच समंदर में गए वो करने, फिशिंग करने। तो मस्त पानी की लहरें बन रही हैं, ब्यूटीफुल वाटर वेव्स इन द मिडल ऑफ द ओशन, और आपका भाई मस्त मछली पकड़ने की कोशिश में बैठा हुआ। 2 घंटे लग गए, एक ही मच्छी हाथ में नहीं आई। सही है, आती नहीं थी पकड़ने। फिर एकदम से आई टोल्ड माई वाइफ, सामने से पानी की लहरें आ रही थी, मैंने कहा डू यू सी दीज वाटर्स कमिंग टुवर्ड्स अस। उसको लगा भी कोई शेक्सपियर की लाइन मारेगा। उसने कहा यस। मैंने कहा दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग, इट इज द एनर्जी व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स अस, द वाटर मॉलिक्यूल्स आर जस्ट ऑसिलेटिंग, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग। प्यार मोहब्बत की बातें अपनी जगह है, लेकिन पहले आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो ना यार, कि भाई इट्स जस्ट द एनर्जी, बिकॉज़ दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ वेव। एकदम से उनको समझ नहीं आया कि किस आदमी से शादी हो गई है मेरी, तो उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा टेंशन नहीं लो। सामने ना एक फुटबॉल पड़ा हुआ था, मैंने वो उठाया, पानी में फेंक दिया, तो वो पानी में ना फुटबॉल ऐसे ऐसे करना शुरू हो गया। मैंने कहा सी द वाटर्स आर नॉट कमिंग टुवर्ड्स अस, वरना ये पानी ये फुटबॉल हमारी तरफ आया जाए, देखो फुटबॉल से ऊपर नीचे कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि वो द वाटर मॉलिक्यूल्स आर जस्ट ऑसिलेटिंग, इट्स द एनर्जी विच इज बीइंग प्रोपोगेटेड। हुआ क्या होगा, पानी के अंदर 10 तरह की डिस्टरबेंस होती हैं जो कि वाटर वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, जिससे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। पानी नहीं मूव करना शुरू हो जाएगा, वरना भी जहां हम लोग रहते हैं वहां तक भी पानी आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगी फिर, समझ रहे हो। सो व्हाट हैपेंस इज आप कि ना इट्स जस्ट द एनर्जी विच गेट्स ट्रांसफर्ड, जबकि पार्टिकल्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट करते हैं। वो अलग बात है कि कश्ती में खातून बहुत नाराज हो गई थी, बॉल उनके बच्चे की थी, बाद में मैंने उनसे अपॉलॉजी कर लिया था। अब कभी ऐसा होता है कि जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, जैसे साउंड के केस पे एनर्जी यूं ट्रांसफर हो रही है और पार्टिकल्स उसके पैरेलल क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जब एनर्जी का ट्रांसफर और पार्टिकल की ऑसिलेशन दोनों पैरेलल होती है, वी कॉल सच अ वेव एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। और कभी ऐसा जैसे वाटर के केस में या रोप के केस में, जब एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होती है और पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता है, यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऐसी केस ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। शायद आपने वो लेवल से पढ़ा हो, व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल की वाइब्रेशन एनर्जी के ट्रांसफर के पैरेलल होती है, और ट्रांसवर्स वेव में एनर्जी का ट्रांसफर और पार्टिकल की वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, पहले जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सर बायोफिजिक्स भी अच्छी पढ़ा लेते हैं। सही है, नहीं नहीं नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, हाँ सही है। स्विचिंग क्यों होते हैं ये बात मेरे ख्याल समझ में आ गया, मुताबिक कंप्रेशन रियरफेक्शन ना, करीब आ रहे कंप्रेशन हो रहा है, फिर दूसरी तरफ जा रहे तो रियरफेक्शन हो रहा है, उसी जगह पर मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे तो बीच में रियरफेक्शन आ जाएगी ना। सर व्हाई डज इट मूव ओनली इन द राइट डायरेक्शन। अब वो जाहिर सी बात है, जिधर आप एनर्जी का ट्रांसफर करोगे, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस करोगे, एनर्जी उसी डायरेक्शन में जाएगी। Sir, these oscillations travel in the same direction, like energy is transferred toward a specific direction। हाँ ऐसा भी होता है, चारों तरफ भी ट्रांसफर हो सकती है एनर्जी। वैसे तो लाइक अगर ओपन मीडियम में आपने बीच में लाके पार्टिकल को ऑसिलेट करा दिया तो वेव चारों तरफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बट यहाँ पर जाहिर सी बात है, लाइक वेव जब प्रोड्यूस होती है तो आमतौर पर चारों डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होती है, बट सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा है कि फॉर जैसे आपके मुंह से आवाज निकलेगी तो वो यूजली बाहर निकलने की जगह यहीं से
तो मोस्टली साउंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकलेगी। बट अगेन ऐसा तो नहीं अगर मैं क्लास में बोल रहा हूँ तो जो बिल्कुल मेरे मुंह पे बैठा हुआ उसी को आवाज आ रही है, मेरे ख्याल से पीछे बैठे वो को भी आवाज आ रही है, राइट लेफ्ट, तो आमतौर पर इट प्रोपेगेट्स इन ऑल द डायरेक्शन। मैंने स्पेसिफाई एक डायरेक्शन में किया हुआ है। Assalamu alaikum everyone. I have some very important news. After continuously trying for 3 years, my sister. चाहिए. Sir, why there are compressions and rarefactions? Like why not only compressions or rarefactions? सही है. सर सी ऊपर पानी की वेव पूरी आ रही होती है. हाँ ये देखो ये अच्छा सवाल है. मैं इस he caught me in the first half. देखिए he got us in the first half. अच्छा सर कैसे बच्चे हैं यार इस दुनिया में. सर सी व्यू पर पानी की वेव्स पूरी आ रही होती है, उसमें तो पानी मूव कर रहा होता है. देखो इसीलिए बोल रहा हूँ मालदीव जाओ. देखो देखो असल में नहीं नहीं देखो फर्क जो इसीलिए मैंने कहा ना बीच समंदर की एग्जांपल क्यों दी मैंने कि वाटर वेज आप सही मानों में बीच समंदर में ही देखते हैं. जो आप साहिल समंदर जिसे कहते हैं ना सी शोर, वहां पर टाइड्स होती हैं. लाइक दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट. टाइड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना कभी, यू विल रियलाइज वो जो मून की मूवमेंट है ना वो डिटरमिन करती है टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स. थोड़ा सा इसके बारे में सर्च किया ना, दैट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट. वो जो लहरें बनती है ना एकदम ऊंची ऊंची, और समंदर में ये होता है कि आप फुटबॉल फेंकते हो ना, लहर आती है फुटबॉल को लेकर आगे आ जाती है. लेकिन कभी जान मार के थोड़ा सा आगे फेंक देना जहाँ यानी वो शुरू का पार्ट है ना, अभी आपको आमतौर पर टाइड्स नजर आ रही होती है, आप पीछे की तरफ ले जाके फेंक दो एक दफा फुटबॉल और फिर इंतजार करना रात तक, देखता हूँ पानी फुटबॉल वापस आता है या नहीं आता है. सही है. तो जो सही मायने में वाटर वेव्स होती है ना वो बीच समंदर में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर बहुत आइडियलिस्टिकली ऑब्जर्व करना है तो फिर लैब में रिपल टैंक्स में वेव प्रोड्यूस कर लो तो वो तुम्हें बिल्कुल नजर आ जाएगा कि सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, बट पार्टिकल्स जो है ना वो एनर्जी की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं. सर वेव्स कैन ट्रांसफर एनी टाइप्स ऑफ एनर्जी. अब वो डिपेंड करता है ना, वही तो एवरी वेव एवरी डिस्टर्ब, अब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस कर रही होती हैं और वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी को कैरी करती हैं. तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वेव से आप कोई सी भी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं. हाँ, एंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ wave which is produced by a particular type of oscillation. जी. हाँ, अगर आप बीच उसमें रख दें बोट को तो अब कभी कभार होता है हवा चल रही होती है तो उससे भी मूवमेंट हो जाती है, बट अदरवाइज लाइक यू नीड टू चप्पू चलाना बोलते हैं ना, वो आपको चलाना पड़ेगा. ठीक है. पर उसका बड़ा अच्छा नाम होता है, रिगाटा में क्या बोलते हैं, रोइंग. यू नीड टू रो यू नो इन ऑर्डर टू वेव मूव. तो वरना तो क्या ही बात थी अगर वो वेव खुद ही ले जाती तो फिर. सर मूवीज में देखा है भाई, क्या देखा है, दिखाते हैं कि अगर इंसान समंदर के बीच में है तो शिप से गिर गया है तो वो लेटर शोर में आ जाता है वेव्स के जरिए. उसके लिए मरना पड़ेगा. उसके लिए मरना पड़ेगा. अब यार ये देखो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं होता कि जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जिसको समंदर निगल जाए वो फिर उसको उड़ा के फेंक भी देती है. बहुत सारे फैक्टर होते हैं. अक्सर ऐसा होता है डेड बॉडीज भी ऊपर आ जाती हैं. वो जाहिर सी बात है बॉडीज पानी के अंदर जाकर हर के साथ ऐसा नहीं होता है, बट सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे वो फूल जाती हैं, डेंसिटी का इम्पैक्ट होता है, बॉडी ऊपर आ जाती है. तो ऐसा नहीं है कि लाइक तुम्हें रियलाइज हुआ कि यार एक बंदा जो है वो समंदर के बीच में फंस गया है और वो शोर पे नहीं जा रहा है तो एक काम करते हैं इसको डुबा देते हैं, समंदर इसको खुद बाहर फेंक देगा. आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड आइडिया. बट हाँ अच्छा मूवीज में यार, मूवीज में तो मैंने देखा तमिल मूवीज में केले से गर्दनें काट देते हैं. सही है. तो वो वाली फिजिक्स अभी पहुंची नहीं है हमारी. साइंस अभी भी रिसर्च कर रही है. तुम लोगों ने वो वाली तमिल मूवी देखी है जिसमें एक बंदा अपने हाथ में दिल लेके भाग रहा होता है, रजनीकांत होता है, कौन होता है, उसकी बड़ी टाइट मूवीज होती हैं.
हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए रास्ते में, अरे रास्ते में गाड़ी होती है, गाड़ी खराब हो जाती है, और वो दिल होता है वो लेके जा रहा होता है, और फिर कुछ सेकंड्स ही रह जाते हैं, और फिर एकदम से ना वो गिरता है तो उसके हाथ से ऐसे उड़ता है और हॉस्पिटल की खिड़की से यूं दिल जाता है, दिल जाके लग जाता है और टीट 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 करना शुरू हो जाता है। हाँ? तो वो मेरे ख्याल से थर्मोकोल वगैरह से ही बनाता है। तो वो वाला अभी फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। सही है। अभी तो फिजिक्स पर हमारी मूवी बना रही है। सही है। इवन स्क्विड गेम्स कैन नॉट बीट दैट, जो बात है। रजनीकांत आप सर्च करें, उसका लेवल ही अलग होता है भाई। सारी फिजिक्स है ना मुझे, लेकिन सबसे अच्छा वो लगता है जिसमें मैं देखा अक्सर हिंदी मूवीज में, मुझे वो कोई एक्शन सीन नजर आता है जिसमें व्हाट आई सी, इसके कोई हीरो वीरो होता है, वो किसी बंदे को मुक्का मारता है, वो हवा में ऊपर जाता है और फिर रुक जाता है, ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, फिर बंदा उसको ठक्कर के ऐसे मारता है, फिर वो नीचे गिरता है एकदम से। तो वो लाइक नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। तो वो सारी फिजिक्स अभी तक मैंने डिस्कवर नहीं की है वो। चलो भाई, अच्छा आगे अभी बहुत मजे मजे की डिस्कशंस और हैं। अभी हमारे पास 4-5 मिनट है, तो अभी वी कैन नॉट गो टू दैट डिस्कशन। इसके अलावा किसी के दिमाग में कोई सवाल तो प्लीज पूछ ले, और वी जस्ट कीपिंग इट टिल हियर। कल इंशाल्लाह मिलेंगे 6:30 पे, हमारी क्लास होती है ना कल इंशाल्लाह, 6:30 बजे मिलेंगे। आई विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। कोई सवाल है तो पूछ ले और वी कैन एंड द क्लास।